अपने शक्ति का उपयोग पूरे भारत के साम्राज्य पर धीरे धीरे फैलता चला गया। चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। देखते हैं दोस्तों, अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो दोस्तों तब से मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो जाता है। जब उत्तरकालीन मुगल शासक पूरे साम्राज्य पर राज नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे उसको अंग्रेज के चंगुल में फंसता चला जाता है और अंततः वो 1857 में वो समाप्त हो जाती है। जैसे अब अंग्रेजों की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों मोहम्मद मुअज्जम और मोहम्मद आजम एवं मोहम्मद कामबख्श के बीच उत्तराधिकारी, ये दोस्तों मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श के बीच उत्तराधिकार के युद्ध के लिए मुअज्जम, जो उस समय अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और जजाओं के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला और दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। दोस्तों ये तीनों भाई आपस में ही औरंगजेब की मृत्यु के बाद लड़ते चले गए और कहीं ना कहीं इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंततः दोस्तों बहादुर शाह प्रथम जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक के लिए गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना था। दोस्तों उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा मराठा नेता शाहू संभाजी का पुत्र को कैद से आज़ाद कर दिया। जो औरंगजेब अंततः मरा भी तो वो मुगल सम्राट की तरफ से हमेशा वह मराठा से लड़ता ही रहा। और जैसे ही बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी के बीच बैठा तो उन्होंने संभाजी के जो पुत्र कैद में थे उन्हें वह आज़ाद कर दिया। जोशुआ काटिलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल बहादुर शाह के दरबार में आया था। बहादुर शाह के दरबार में एक डच प्रतिनिधिमंडल आया था। इतिहासकार खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर कहकर पुकारा था। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बार पूछा गया है कि शाह-ए-बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को। और पूछा जाएगा दोस्तों कि यह कौन सा इतिहासकार ने पहली बार इसे पुकारा था शाह-ए-बेखबर के नाम से, तो खाकी खां। 1712 के बाद गद्दी पर जहांदार शाह बैठता है। जहांदार शाह जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठता है। उसने अपना वजीर नियुक्त किया। उसने आमेर के राजा जयसिंह को जो है मिर्जा राजा की उपाधि के साथ नवाजा और सूबेदार बनाया तथा मरवान के राजा अजीत सिंह का महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया था। नेक्स्ट है, वह अपनी प्रेमिका लाल कुमर से काफ़ी प्रभावित था। अजीम उस शाह की पुत्र फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 में जहांदार शाह की हत्या कर दी। और जहांदार शाह को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी जानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जहांदार शाह को क्या कहा जाता है, लापरवाह या लंपट मूर्ख। बराबर पूछा गया है कि लंपट मूर्ख के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो जहांदार शाह को। उसके बाद दोस्तों फर्रुखसियर गद्दी पर आता है। फर्रुखसियर 1713 से 19 के बीच रहता है, तो 1713 से 19 के बीच में फर्रुखसियर रहता है। फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला तथा वे नृप निर्माता किंग मेकर कहलाए। दोस्तों सैयद बंधु का मुगल साम्राज्य में प्रमुख योगदान रहा है। इन्होंने कई शासक को, अपने दोनों भाई मिलकर के, दोनों आपस में मित्र थे और भाई भी थे, और उन्होंने मिलकर के कई शासक को बैठाया, गद्दी पर बैठाया। इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई। जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल जो है 1717 ईस्वी में भारत आया था और उसी दल में एक शैल चिकित्सक जो कि हैमिल्टन भी था, जिसने बादशाह को स्वास्थ्य लाभ भी करवाया। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी कर दिया। मात्र यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन का नींव रखी जाती है दोस्तों। यहीं से नींव रखी जाती है कि वो जो हैमिल्टन आया था और उन्होंने एक राजा फर्रुखसियर का जो है स्वस्थ, बीमार चल रहे थे, उनको स्वस्थ कर दिया। इससे राजा खुश होकर के उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी कर दिया। इससे खुश होकर के, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है दोस्तों। यहीं से नींव रखा जाता है अंग्रेजों का भारत में। ये मैग्ना कार्टा है जिसे बाद में चल के नाम दिया गया था। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी। सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दरजात को मुगल बादशाह बनाया। यह सबसे कम समय तक 28 फरवरी से और 4 जून 1719 ईस्वी जो है शासन करने वाला मुगल बादशाह था। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आती है दोस्तों कि कौन सा शासक जो है सबसे कम समय तक मुगल शासन में राज किया, तो ये है दोस्तों रफ़ी-उद-दरजात। याद रखिएगा दोस्तों। रफ़ी-उद-दरजात की मृत्यु के बाद जो है रफ़ी-उद-दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना, जिसका शासन 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक रहा। फर्रुखसियर दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित
कहा जाता है? फर्रुखसियर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है दोस्तों कि घिरनित किस मुगल बादशाह को घिरनित कायर के नाम से जानते हैं? तो ये है फर्रुखसियर। कौन है दोस्तों? फर्रुखसियर। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट है मोहम्मद शाह। रोशन अख्तर 1719 से 48 ईस्वी। मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यहाँ देखिए दोस्तों, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका कि किस मुगल शासक ने मोहम्मद जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो मोहम्मद शाह ने। किसने समाप्त किया जजिया कर को दोस्तों? मोहम्मद शाह ने समाप्त किया। मोहम्मद शाह ने निजामुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। देखिए दोस्तों, ये मोहम्मद शाह ने क्या किया? निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में जो है सैयद बंधु जो हुआ करते थे, पिछले कई राजा का उन्होंने बनाया था, जो उसका सैयद बंधु की हत्या करवा दिया गया। निजाम उल मुल्क चिनकिलीज खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश को नींव डाली। चिनकिलीज खां बाद में चल के यही हैदराबाद दोस्तों आज़ादी के समय तक रहता है, जिसका इतिहास आप लोग आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। यही चिनकिलीज खां ने ही हैदराबाद की नींव रखी थी दोस्तों। इसी के काल में अवध शहादत खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, अवध में शहादत खां और बंगाल में मुर्शिद कुली खां, भरतपुर में और मथुरा में जो है बदन सिंह, गंगा यमुना दोआब में जो है दोस्तों रुहेल, तथा फर्रुखाबाद में बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। इसी के शासनकाल में दोस्तों ये हैदराबाद की और अवध का इसका नींव रखा गया दोस्तों। 1739 में नादिर शाह ने फारस का शासक ने भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। करनाल के युद्ध में किसको पराजित किया? 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया। देखिए यहाँ पे नादिर शाह की एंट्री होती है और मोहम्मद शाह को, मुगल शासक मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नादिर शाह अवध के नवाब शहादत खां के उकसाने पर भारत आया था। नादिर शाह जो है अवध के नवाब शहादत खां अवध को स्वतंत्र राज्य बनाना चाह रहा था और उसकी नींव भी रख दी गई थी। तो वहाँ पे वही शहादत खां ने नादिर शाह को बुलाया था, उकसाने पर भारत आया था। जब उसने शहादत खां से धन मांगा तो लाचार होकर शहादत खां ने आत्महत्या कर ली। लाचार होकर के आत्महत्या। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि कौन सा शासक जो है नादिर शाह के अत्याचार से तंग आकर के आत्महत्या कर लिया था? तो वो था दोस्तों शहादत खां। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होती है मैं उसे नोट कराता जाता हूँ कि नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन का लूटना था। हाँ दोस्तों, पहले जितने भी मुस्लिम शासक आए उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धन का लूटना था। वह अपने साथ तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा फारस लेके चला गया। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तख्ते ताउस मयूर सिंहासन जो शाहजहाँ बनवाया था उसको नादिर शाह लेके चल जाता है और साथ में कोहिनूर हीरा भी, वो कोहिनूर हीरा को भी फारस लेके चले जाता है। उसे धन के लोभ में आया था और वो धन को लूटता हुआ चला जाता है। यह एक ऐसा शासक था जो राज दरबार में भाव विरोह हो रहता था। इसे किसी अति से विलासपूर्ण जिंदगी ये जीता था। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया है। यहाँ पे फिर हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद शाह की विलासपूर्ण जिंदगी जो है आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि रंगीला पूछा जाता है कि रंगीला बादशाह के नाम से किस शासक को जाना जाता है? रंगीला बादशाह के नाम से किस शासक को जाना जाता है दोस्तों? मोहम्मद शाह को जाना जाता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों अहमद शाह। अहमद शाह जो है 1748 से 54 के बीच गद्दी पर बैठता है। इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपनी वजीर नियुक्त करता है। क्या नियुक्त करता है? सफदरजंग को अपनी वजीर नियुक्त करता है। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुरानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अहमद शाह को के शासनकाल में जो है अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुरानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है, जिसे कि भारत पर आक्रमण हुआ, इसका आक्रमण होता है भारत पर। नेक्स्ट अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार 1748 से 54 के बीच, उससे पहले अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार 1748 से 54 के बीच आक्रमण किया। उसने कुल मिलाकर 7 बार भारत पर आक्रमण किया था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट जो शासक आता है आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट शासन जो है आलमगीर द्वितीय, इसका शासनकाल 1754 से 59 के बीच रहता है। 1754 से 59 के बीच रहता है। वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदार का पुत्र अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह जो है आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ जो है मुगल बादशाह यह बना। कौन बना? तो ये जहांदार का पुत्र था अजीउद्दीन। और उसके बाद जो है बहुत कम समय के लिए बनता है। फिर उसके बाद जो है शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी के बीच बनता है। 1759 से 1806 ईस्वी। इनका शासनकाल सबसे कहा जाए तो इनको बहुत अच्छा मौका था कि मुगल साम्राज्य को पुनः अपने वो पुरानी विरासत में वो लौटा सके, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कि शाह आलम द्वितीय के काल में बक्सर का युद्ध 1764 हुआ।
ये ध्यान देने वाली बात है कि बक्सर का युद्ध जो है किस शासक के काल में हुआ, तो ये शाह आलम द्वितीय कब हुआ, तो 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना अवध के हेक्टर मुनरो जो है के नेतृत्व में मुगल सेना अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। देखिए दोस्तों, ये बंगाल की जो सेना था, अपदस्थ नवाब मीर कासिम था, उधर अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और ये सब मिल करके, और मुगल सेना था जिसमें कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो है यह युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों की तरफ से और पराजित कर दिया गया। यहीं से तो अंग्रेजी नींव रख देता है भारत में, क्योंकि ये तीनों एक बड़ी शक्ति थी उस दौर का, और तीनों को एक साथ अंग्रेज ने पराजित किया, जिसका परिणाम हुआ कि अंग्रेज आगे चल करके 200 साल तक भारत पे राज करता चला गया। इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। देखिए दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। यहीं पे इलाहाबाद की संधि जबरदस्ती करवाया गया, शाह आलम द्वितीय को करनी पड़ी, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 72 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा, और मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। फिर शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। ये बहुत बड़ी लड़ाई थी दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई। इन्होंने तो पूरे भारत का एक दिशा तय कर दिया कि भारत आगे आने वाले समय में किसके छत्र छाया में रहता है। यह शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था दोस्तों। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था, और तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था दोस्तों। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम अली गौहर था। अच्छा, ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों, शाह आलम द्वितीय का जो है मूल नाम क्या था। तो शाह आलम द्वितीय का मूल नाम जो है अली गौहर था। के समय जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब इसके बाद बनता है दोस्तों अकबर द्वितीय। 1806 से लेकर के 37 के बीच रहता है। 1806 से 1837 के बीच रहता है। यह अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनाने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। लीजिए दोस्तों, 64 के बाद जो है यह अकबर द्वितीय अब अंग्रेज के संरक्षण में शासक बना, और ये पूछता है कि अंग्रेज के संरक्षण में शासक बनने वाला प्रथम शासक मुगल शासक कौन था, तो ये अकबर द्वितीय था दोस्तों। फिर है, उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अच्छा, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो ये अकबर द्वितीय ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों? अकबर द्वितीय ने दिया था। बहादुर शाह द्वितीय, इसका शासनकाल 1837 से 1858 ईस्वी तक रहता है। यही अंतिम मुगल शासक है दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय। यह अंतिम मुगल बादशाह था। प्रसिद्ध शायर भी था होने के कारण इसे जफर भी कहा गया। इसे क्या कहा गया? प्रसिद्ध शायर होने के कारण जफर कहा गया। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। रंगून दोस्तों वही जो आज का बर्मा है, म्यांमार है, वहीं निर्वासित कर दिया गया, जहां टापू पर, और जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग अगला जो 3.2 है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए मददगार है, हेल्पफुल है, तो आप मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।